सन 1987 में 62 साल की उम्र में शांति देवी का निधन हो गया। मृत्यु के 4 दिन पहले उन्होंने डॉक्टर रावत से आखिरी बार बातचीत की। अब आप भविष्य में क्या, भविष्य के बारे में आपकी क्या कल्पना है? मेरा ये विचार है कि भविष्य में मेरा जन्म, मोक्ष, जो कुछ भी है सब जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कर्म इसी जन्म में भुगतने हैं। आगे जो है प्रभु के चरणों में बस तल्लीन हो जाना। जिस दिन उन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में बोलना शुरू किया था, उस दिन से लेकर मरने के 4 दिन पहले जब मैंने उनसे आखिरी बातचीत की थी, तब तक सैकड़ों विद्वान, अनुसंधाता, आलोचक, लेखक और पत्रकार उनसे इस बारे में पूछताछ कर चुके थे। फिर दुनिया में बहुत प्रचार हुआ और काम तो भगवान का है, माध्यम मुझे बनाया है। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं कुछ प्रमाणित कर सकूं। पुनर्जन्म के बारे में तो हो रहा है, जो हमारी गीता और भागवत जो सब कह रही हैं, पुनर्जन्म होता है, तो उसने सिद्ध करके दिखला दिया कि पुनर्जन्म होता है और हुआ। ये उसने सिद्ध करा, जो गीता और भागवत में लिखा हुआ है अपने उसमें, उसने वो सिद्ध कर दिया कि पुनर्जन्म होता है और हुआ। जो लोग नहीं मानते थे वो सब मान गए इस बात को, यहाँ पुनर्जन्म होता है। मगर शांति की मौत के साल भर बाद कुछ शक पैदा करने वाले नए संकेत उभरने लगे थे, जैसे कि शांति के कथित पति केदारनाथ चौबे अक्सर दिल्ली आते रहते थे। उनका दिल्ली आना जाना शांति के दावों पर शक पैदा करता था। वो दिल्ली में शांति के घर के एकदम सामने वाली दुकान में अक्सर आया करते थे। हो सकता है नन्ही शांति ने केदारनाथ को किसी से मथुरा में अपने जीवन के बारे में बातें करते सुन लिया हो। सुझाव या अनजाने में दिए गए संकेत की ताकत को आप कम मत आंकिए। फिर चाहे वो हॉल में होती बातचीत में हो, माँ बाप की सुनाई कहानी में हो, या फिर सामुदायिक सभा में दिए गए प्रवचन में हो। बच्चों का मन कोरे कागज की तरह होता है, उसमें कुछ भी आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि वो संकेतों और सुझावों को पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। इंसान की बनावट ही ऐसी है कि वो बेहद ग्रहणशील होता है और सवाल करने वाले का कोई भी सुझाव या इशारा या प्रतिक्रिया खुद जवाब देने वाले के विचारों को आकार दे सकती है। और हो सकता है कि सवाल करने और जवाब देने वाले दोनों को ही इसका आभास तक ना हो कि हो क्या रहा है। कुल मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शांति देवी का केस काफी मजबूत है, भले ही वो इतना तर्कसंगत न लगे। वर्जीनिया की शार्लेट्सविल यूनिवर्सिटी, यहाँ के व्यक्तित्व अध्ययन विभाग में आधुनिक विज्ञान और पुनर्जन्म की रहस्यमयी धारणाओं के बीच बराबर की टक्कर चल रही है। इस विभाग में शांति देवी जैसे अनेक दावों की सच्चाई को ठोस प्रमाणों के आधार पर स्थापित करने की कोशिश की जाती है। मनुष्य के व्यक्तित्व को समझने के लिए ये लोग उपलब्ध जानकारी के आधार पर संभावना भरे मामलों का आकलन करते हैं। इसके संस्थापक हैं प्रोफेसर इयन स्टीवनसन। पिछले 40 वर्षों में वो दुनिया भर के कोने कोने में जाकर ऐसे बच्चों से मिले हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। अपने लंबे अनुभव के आधार पर वो मानते हैं कि बहुत से देशों में उन्हें एक सार्थक पैटर्न नजर आया है। इन बच्चों के मामलों को अकेले अकेले देखो तो वो कमजोर लगते हैं, लेकिन एक साथ रखकर देखो तो मुझे उनमें कई समानताएं नजर आईं। जैसे कि ये सारे बच्चे बहुत छोटे थे, 2 से 5 साल के, और 7-8 साल की उम्र तक वो सभी ये बातें भूलने लगते थे।
व्यक्तिगत दिलचस्पी का ये विषय होते होते पूरी तरह से अनुदान प्राप्त रिसर्च प्रोजेक्ट बन गया और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश अब भी जारी है। स्टीवनसन के फाइलिंग सिस्टम में दुनिया भर के 2000 से भी ज्यादा पुनर्जन्म के मामले दर्ज हैं, लेकिन इनमें से किसी भी प्रमाण को अकाट्य नहीं कहा जा सकता। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि पुनर्जन्म के मजबूत से मजबूत मामले की भी कोई और व्याख्या जरूर की जा सकती है। हमारे पास 100% पुख्ता केस कोई नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमी जरूर है। इसलिए मैंने आज तक ये दावा नहीं किया कि हमें पुनर्जन्म का सबूत मिल गया है। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें पुनर्जन्म की संभावना पर गंभीरता से विचार करना ही चाहिए। स्टीवनसन इन बच्चों की कही एक एक बात की पूरी जांच करते हैं। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे पिछले जन्म में जिन भयानक दुर्घटनाओं में मरने की बात करते हैं, उनके निशान उनके शरीर पर हैं भी या नहीं। देखिए, ऐसे जन्म के हल्के निशान तो हमें लगभग सभी के शरीर पर नजर आते हैं, जिन्हें हम मेलानोसाइटिक नीवाई कहते हैं। लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने ज्यादातर उन्हीं जन्म के निशानों का वर्णन किया है जो इनसे कहीं ज्यादा गाढ़े थे। स्टीवनसन ने ऐसे 600 से भी ज्यादा मामलों का अध्ययन किया है। टर्की की एक नन्ही बच्ची का दावा था कि पिछले जन्म में उसे उसके पति ने उसका सिर काटकर मार डाला था। उसकी गर्दन में वो धुंधली सी खूनी लकीर अब तक मौजूद थी। श्रीलंका का एक छोटा सा लड़का कहता था कि वो सिर में गोली लगने से मरा था और गोली का निशान उसके सिर में अब तक था। और भारत का वो लड़का जो पिछले जन्म में एक कार के नीचे आकर मारा गया था और उसकी टांग कुचल गई थी। कई मामलों में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्टों से इन दावों की पुष्टि की जा सकती है, जो कि हमारे लिए काफी मूल्यवान होती हैं और जो हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देती हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रमाण जुटाने और मामलों का लगातार अध्ययन करने के लिए स्टीवनसन के शोधकर्ताओं का नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। सन 2003 में दक्षिणी टर्की में एक दिलचस्प मामला सामने आया। इस मामले की तहकीकात करने जर्मन मनोविज्ञानी डॉक्टर यॉर्गन कायल वहां जा पहुंचे। एक लगभग सामान्य हालत में मैं कहूंगा कि उस बच्चे ने मुझे जो भी बताया वो उसकी मौजूदा जिंदगी का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस मामले को औसत से बेहतर ही कहूंगा। Ich würde es daher also als einen überdurchschnittlichen Fall ansehen. सन 1998 में टर्की में अटाकिया में रहने वाली एक नौजवान लड़की आत्रा कापी एक कार दुर्घटना में दिमागी चोटों की वजह से मारी जाती है। इसके 28 दिन बाद टर्की के ही एक दूसरे गांव में जो ज्यादा दूर नहीं था, दमित यिल्दिरी का जन्म होता है। इस बच्ची के शरीर पर निशान था जो कि अब धुंधला चुका था और दावे से यह कहना मुश्किल है कि ये उस दुर्घटना में आए घावों जैसा था या नहीं, पर कम से कम था वहीं पर जहां अत्रा को जानलेवा चोट आई थी। कायल दमित और उसकी दादी कस्बन यिल्दिरी से उनके घर जाकर मिले थे। दादी को अपनी पोती की कहानी पर पूरा विश्वास था। दमित शुरू से कहा करती थी कि उसकी 2 माएं हैं और वो तो अपने पिछले जन्म की माँ लेमिया तक का नाम लिया करती थी। मैं पूछती थी तुम्हारी 2 माएं कैसे हो गई, तो वो जोर देकर कहती थी कि 2 माएं हैं और पिछली बार तो उसने उसका नाम भी लिया, लेमिया। एक लेमिया को मैं जानती थी जो मेरे कपड़े सिया करती थी, पर मैंने दमित को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। पर एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछ लिया कि दादी माँ सिलाई क्या होती है। उसकी बात सुन के मैं तो हैरान रह गई कि इसे ये सब कैसे पता चला। जब परिवार वाले ऐसी बातों पर इतना यकीन दिखाते हैं तो सच्चाई की तह तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता है।
लंदन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञानी क्रिस फ्रेंच पारलौकिक शक्तियों पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे हालात में प्रमाण जुटा पाना काफी मुश्किल है। अगर हम कुछ खास मामलों को लें जिनमें बच्चे अपने पिछले जन्म की बातों को याद होने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कई बार बच्चे दरअसल वही सब कह रहे होते थे जो अनजाने में माँ बाप और कई बार तो खुद शोधकर्ता तक उन्हें सुझा दिया करते थे। तो क्या ये बच्चे कोई किरदार निभा रहे होते हैं या उनकी यादें असली होती हैं? एक अनुवादक की सहायता से कायल बच्ची से उसके पिछले जन्म के रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ करते हैं। इसे कोई और नाम याद है? Başka isim hatırlıyor musun? Okan, Hakan, Lamia. Başka hiç isim hatırlıyor musun? Ha? बस आइफर। वो कौन थी? Kimdi Ayfer? Kimdi Ayfer? आइफर benim arkadaşım। आइफर इसकी बहन थी। दमित की बातों पर उसकी माँ को भी यकीन है। हम करीब 20 लोग एक बस से समुद्र की तरफ जा रहे थे। बस मेरे पति चला रहे थे। मेरा भाई मेहमेट भी हमारे साथ था। दमित हमारे बीच में बैठी हुई थी। शेवलेक से 10 किलोमीटर पहले ये अचानक बहुत बेचैन सी हो गई। ये बुरी तरह से रोने और कांपने लगी। मेरे भाई ने इसे प्यार से पास लेकर पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो? तो इसने कांपती आवाज में कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। बोली, यहीं तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। दमित आज भी यही सब कहती है और उसकी माँ उस पर पूरा विश्वास करती है। Ben çevirdim। Sen de nereden biliyorsun Çevlik'te öldüğünü? Ha? Kim dedi sana Çevlik'te öldü? ये कहती है ये शेवलिक में मरी थी। मैंने पूछा कि कौन कहता है तुम शेवलिक में मरी थी, तो ये कहती है मुझे खुद पता है। You're watching Fifth Dimension.